हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास समष्टि अर्थशास्त्र बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है भुगतान शेष खाता। भुगतान शेष खाता आपके समष्टि अर्थशास्त्र बुक के अंदर सबसे सिंपल और छोटे चैप्टर्स में काउंट किया जाता है और बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के अंदर से लगभग 4 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में हमें रखा हुआ मिलता है। आज की क्लास के अंदर ये पूरा चैप्टर ए से लेकर जेड तक आपको कवर करवाने वाला हूँ विद कीवर्ड्स। हर क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड्स भी लिखे हुए मिलेंगे टॉपिक्स के अंदर। तो जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा हैंड टू हैंड नोट करते रहना और सारी चीजों को ध्यान से समझना। एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट होगा, गारंटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है भुगतान शेष खाता। बहुत ही सिंपल और एक छोटा सा चैप्टर है हमारी इस बुक का। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले भुगतान शेष का मतलब क्या होता है, भुगतान शेष खाते की संरचना कैसी बनाई जाती है, भुगतान शेष खाते के घटक क्या है, दृश्य और अदृश्य मदें क्या होती हैं, व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर कैसे कर सकते हो, अनुकूल प्रतिकूल व्यापार शेष क्या होता है, चालू और पूंजी खाता क्या होता है भुगतान शेष के अंदर। ठीक है, स्वायत्त मदें और समायोजन मदें क्या होती हैं, भुगतान शेष खाते में असंतुलन के कारण क्या होते हैं और इसे दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भुगतान शेष खाता। अब ये सबसे पहले भुगतान शेष खाता क्या होता है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हर बिजनेस के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड जरूर किया जाता है। अगर कोई छोटी सी दुकान वाला है, कोई कंपनी वाला है, कोई फर्म वाला है, कोई शोरूम वाला है, तो वो क्या करता है, डेली बेसिस पे जितनी भी चीज़ों का लेन देन करता है, भाई किससे कितना पैसा आ रहा है, किसको कितना पैसा जा रहा है, कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, हर चीज़ को वो क्या करता है, एक एक करके रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब वो साल के एंड पर ये निकालेगा कि भाई मुझे बिजनेस से फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसमें उसको आसानी होगी। उसे ये भी पता चल जाएगा कितना सामान बचा हुआ है, कितना सामान बिक गया है, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। तो देखो, एक छोटी सी शॉप वाला भी इस चीज को करता है, एक कंपनी वाला भी करता है, एक फर्म वाला भी करता है। बस डिफरेंस ये है कि कोई छोटी दुकान वाला है वो कॉपी पे कर सकता है इस चीज को, लेकिन अगर कोई बड़े शोरूम वाला है तो कॉपी पे संभव नहीं है, तो पूरा सिस्टम लेकर बैठा हुआ होता है, पूरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर करता है। तो एक चीज याद रखना, जैसे एक कंपनी वाला, एक फर्म वाला, एक शोरूम वाला अपनी सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है ताकि वो साल के एंड में ये पता लगा सके कि भाई उसको बिजनेस से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और उसके लिए वो क्या बनाता है, अकाउंट बनाता है। सेम इसी तरीके से दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री है, इंक्लूडिंग हमारा भारत भी, हमारा भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ कितना आयात कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है, कितना लोन दे रहा है, कितना लोन ले रहा है, कितनी संपत्ति बेच रहा है, कितनी खरीद रहा है, क्या सरकार के पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो सरकार इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए खाता बनाता है, जैसे हम लोग भुगतान शेष खाता कहते हैं। भुगतान शेष खाता इसलिए बनाया जाता है ताकि देश के अंदर उसके बेसिस पे बजट बनाया जा सके, पॉलिसी बनाया जा सके, उसके बेसिस पे सरकार बहुत सारे क्या लेती है, डिसीजन लेती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो भुगतान शेष खाता सिंपल क्या है, हमारा भारत जो भुगतान शेष खाता बनाता है उसमें क्या रिकॉर्ड करेगा, हमारा भारत रिकॉर्ड करता है दुनिया के जितने भी देश हैं उनके साथ हमने कितने लेन देन करे, कितने आर्थिक लेन देन करे, कितनी वस्तुएं बेची खरीदी, कितनी सेवाएं बेची खरीदी, कितना लोन हमने उनको दिया, उन्होंने हमें कितना दिया, कितना संपत्ति हमने उनको बेचा और उन्होंने हमें कितना बेचा, ये चीजें रिकॉर्ड कर ली जाती है बच्चों। इसी को हम लोग कहते हैं भुगतान शेष खाता। क्लियर हुआ। तो अब भुगतान शेष खाते का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं जो 1 नंबर के हमारे एग्जाम के अंदर हमारे को कई बार मिल जाती है। भुगतान शेष खाता देश के निवासियों, जैसे कि जो हमारा भारत है, देश के निवासियों और अन्य देशों के निवासियों, यानी हमारे भारत में रहने वाले लोग दुनिया के किसी भी देश के साथ अगर कोई भी लेन देन करते हैं, हमारा भारत है, हमारा भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ, भारत में रहने वाले लोग, भारत की सरकार किसी भी देश के साथ कोई भी लेन देन अगर करती है तो उस लेन देन को एक खाते में क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं भुगतान शेष खाता। निवासियों और अन्य निवासियों के बीच 1 वर्ष में होने वाले सभी आर्थिक सौदा, आर्थिक मतलब होता है जो पैसों से जुड़ा हुआ होता है, उसका क्रमबद्ध लेखा होता है। क्रमबद्ध मतलब डेट के अनुसार लिखा जाता है कि भाई इतनी तारीख को इतना लेन देन, इतनी तारीख को इतना लेन देन। तो क्या क्या बात समझ में आई। भुगतान शेष खाता एक ऐसा खाता होता है जो हमारे देश के लोग और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच होने वाले सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा रखता है जो 1 साल में किए गए हैं। क्लियर है। तो 1 नंबर का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है भुगतान शेष खाता क्या। अब आ जाते हैं भुगतान शेष खाते की संरचना। एक काल्पनिक भुगतान शेष खाता है, उसकी संरचना मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर आपको इस संरचना समझ में आएगी तो समझ लेना कि इस चैप्टर के अंदर कि 80% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
अब इस संरचना में क्या क्या है, सबसे पहला है वस्तुओं, इस देखो भुगतान शेष खाता जो है ना एक अकाउंट होता है या फिर एक हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर बोल सकते हैं एक खाता होता है, ठीक है। अब ये खाता क्या है, ये खाता दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि अकाउंट्स जो होते हैं वो दो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाया जाता है और वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। हिंदी में इसे बोल देते हैं हम लोग लेनदारी और देनदारी पक्ष। क्लियर है। तो भुगतान शेष खाता भी डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। दोहरी लेखा प्रणाली इसे हम लोग कहते हैं, यानी कि हर सौदे को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है, एक लेनदारी के पक्ष में एक देनदारी। क्योंकि अगर हम किसी से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सौदा करते हैं, तो उसमें एक लेनदारी पक्ष है एक देनदारी पक्ष। सपोज दैट इंडियन गवर्नमेंट ने किसी बाहर की गवर्नमेंट से कोई सामान मंगवाया, तो हमारे पास जैसे सामान आया तो लेनदारी क्या है सामान की और देनदारी क्या है पैसों की देनदारी है, ठीक है। तो इसमें दो पक्ष होते हैं लेनदारी और देनदारी, जिसे हम लोग जमा और नामे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये भुगतान शेष खाता जो होता है इसकी संरचना अगर समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला भुगतान शेष खाते को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक जमा लेनदारी और एक नामे जिसे हम देनदारी के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। भुगतान शेष खाते को टोटल हमने 4 कंपोनेंट में डिवाइड करा है। सबसे पहला कंपोनेंट, इसको भी मैं पहले में ही रख लेता हूं, सबसे पहला कंपोनेंट वस्तुओं का निर्यात और इधर आता है वस्तुओं का आयात। देखो वस्तुओं का निर्यात, निर्यात मतलब अगर हमारा भारत दुनिया के किसी भी देश को कोई भी सामान बेचता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचता है, फर्नीचर बेचता है, कपड़े बेचता है, कोई भी चीज, तो वस्तुओं का निर्यात, अगर जैसे हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो हमारे पास विदेश का पैसा आता है, इसलिए ये लेनदारी के अंदर आता है, ठीक है। और सेम जब हम दूसरे देशों के साथ कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे हमने चाइना से खरीदा, श्रीलंका से खरीदा या ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कपड़े खरीदे, कोई भी चीज खरीदा, तो हमारे पास सामान आता है तो यह आ जाता है वस्तुओं का आयात। क्लियर। इसको हम लोग कहते हैं दृश्य मदे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग दृश्य मदे भी कहते हैं। तो इसको हम लोग दृश्य मदों का निर्यात और इसे हम दृश्य मदों का आयात भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर वस्तुओं की बात हो रही है और वस्तुओं को देखा जा सकता है देश के अंदर आते हुए और देश के बाहर जाते हुए। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारा सेवाओं का निर्यात। हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर सेवाएं प्रदान करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, हमारे वर्कर्स, हमारे बैंक, हमारी इंश्योरेंस कंपनियां विदेशों के लिए काम करती है और विदेश के लोग भी हमारे देशों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। जैसे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के वर्कर्स हमारे इंडिया के लिए भी काम करते हैं। सपोज दैट इंडिया का एक बैंक है और अमेरिका के लोगों को सर्विस पहुँचा रहा है, तो अब इसको देख थोड़ी ना सकते हैं, यहाँ पर सेवा का क्या हो रहा है, निर्यात। सेम इंडिया के लोग किसी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी से फायदा उठा रहे हैं, जो कंपनी कहां पर है, अमेरिका के अंदर है, यहां पर क्या आ रहा है, सेवाओं का आयात, ठीक है। तो सेवाओं का निर्यात, अगर हम सेवाओं का निर्यात करते हैं तो विदेश का पैसा आता है, इसलिए लेनदारी, और सेवाओं का आयात करते हैं तो पैसा जाता है, इसलिए किसमें आ गया, देनदारी। इसे हम लोग अदृश्य मदे भी कहते हैं। अदृश्य मदे क्यों कहते हैं भाई अदृश्य मदे, क्योंकि ये सेवा जो होता है वो सीमा पार करते हुए देखा नहीं जा सकता। क्या बैंक, इंश्योरेंस, टीचर, इनकी सर्विसेज आप देश के बाहर जाते हुए देख सकते हो, देख नहीं सकते सेवाएं, तो सेवाएं किसमें आती है, अदृश्य मदों में। अदृश्य मदों का निर्यात और ये क्या है, अदृश्य मदों का आयात। दो चीजें हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारा एक पक्षीय हस्तांतरण, ठीक है। विदेशों से बिना प्रतिदान दायित्व प्राप्त पूंजी प्राप्तियां। कई बार जैसे हमारे देश के अंदर बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया या हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई तो विदेश के लोग हमारी मदद करते हैं। सेम ऐसा विदेश के अंदर होता है तो हमारे देश के लोग भी, हमारे देश की गवर्नमेंट या हमारे देश के लोग भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। कोरोना में हमने बहुत सारे लोगों की मदद करी, उन्होंने भी हमारी मदद करी। तो अगर हमारे देश के लोग मदद कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है तो वो इस साइड आ जाएगा, और हमारी कोई मदद कर रहा है, ठीक है, हमारी कोई मदद कर रहा है तो वो इस साइड आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां और एक होता है पूंजीगत भुगतान, ठीक है। अगर पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान के अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो सारी चीजें आती है जो हमारी संपत्ति में परिवर्तन लेकर आता है। जैसे भारत सरकार किसी विदेश को लोन दे रहा है या विदेश की गवर्नमेंट से लोन ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमने अपनी जमीनें विदेश वालों को बेच दी, विदेश की कंपनियों को, विदेश के निवेशकों को बेच दी, या विदेश में हमने जाकर खरीद ली, तो ये क्या है, ये पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान है। अगर हमने पूंजीगत प्राप्ति करी है, हमने ऋण लिया है, हमने अपनी संपत्ति बेचकर पैसा कमाया है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति है। और सेम इसका उल्टा आ जाएगा तो पूंजीगत भुगतान। तो सवाल यह है कि भुगतान शेष खाता कैसा होता है। भुगतान शेष खाता दिखने में एक नॉर्मल अकाउंट की तरह है। भुगतान शेष खाते की दो साइडें होती हैं, लेनदारी
और देनदारी। लेनदारी पक्ष में हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, देनदारी में विदेशी मुद्रा हम पे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 4 घटक होते हैं। पहला, वस्तुओं का निर्यात या फिर वस्तुओं का आयात, इसे दृश्य मदों का आयात निर्यात भी कहते हैं। दूसरा, सेवाओं का निर्यात और सेवाओं का आयात, इसे हम अदृश्य मदों का आयात निर्यात भी कहते हैं। तीसरा, एक पक्षीय हस्तांतरण होना, और चौथा, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान होना। तो कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया है कि आपको कुछ आइटम्स दे देता है, आपको कुछ सौदे दे देता है और बोलता है पहचानो कि ये किस में आएगा। जैसे बोला गया चाइना से हमने फर्नीचर की खरीद करी, चाइना से हमने मशीन की खरीद करी। अब चाइना से मशीन खरीद रहे, मशीन क्या एक वस्तु है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, आयात। तो ये किस में आएगा, पहले घटक में आ जाएगा, आयात में आ जाएगा, वस्तु के आयात में पहले घटक में आ जाएगा। ठीक, पहला घटक है, क्लियर। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भारत का भारत की कोई इंश्योरेंस कंपनी है और वो चाइना के लोगों को क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेवाओं में डील कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। एक पक्षीय हस्तांतरण, मान के चलो किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आया और भारत में आकर भारत की संस्थाओं को चैरिटी करता है, चैरिटी मतलब फ्री में कुछ पैसे वैसे दे देता है, किस में आ जाएगा, एक पक्षीय हस्तांतरण में आ जाएगा। भारत की किसी कंपनी ने अपने शेयर्स विदेश की किसी कंपनी को बेच दिए, शेयर्स बेच दिए, शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने पूंजीगत प्राप्ति या भुगतान, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं पूंजीगत प्राप्ति करा, क्योंकि हमने अपने शेयर बेचे तो हमारे पास पैसा आया होगा, तो पूंजीगत प्राप्ति के अंदर। तो कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से दे देगा, आइटम्स दे देगा और बोलेगा कि पहचानो ये भुगतान शेष खाते में कौन से घटक के अंदर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं भुगतान शेष खाते की संरचना के बारे में, जो बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यह एक विशिष्ट उद्यम की भांति कह रहा है कि यह कंपनी या उद्यम के भांति भुगतान शेष खाते को की संरचना भी दोहरी लेखा प्रणाली से बनाई जाती है। कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता है, आर्ट्स वाले स्ट्रीम वाले बच्चे याद रखेंगे, दोहरी लेखा प्रणाली के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें 2 पक्ष लेनदारी और देनदारी होते हैं। हर सौदे को 2 बार इसमें रिकॉर्ड किया जाता है और लेखे की दृष्टि से भुगतान शेष खाता सदैव संतुलन होता है। याद रखना, यहाँ पर जो टोटल आएगा और यहाँ जो टोटल आता है, हमेशा इनका टोटल सेम होगा, हमेशा इनका टोटल सेम होगा। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, इसके अमाउंट और इसके अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, इसमें डिफरेंस हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ जो अमाउंट आता है ये सेम आता है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब कोई अकाउंट बनाया जाता है तो उनका सम, उसका टोटल हमेशा एक जैसा ही रहता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं भुगतान शेष खाते के घटक। ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। भुगतान शेष खाते में कितने घटक होते हैं बच्चों, टोटल 4 घटक होते हैं। पहला, वस्तुओं का निर्यात आयात, इसे दृश्य मदे भी कहते हैं। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसे सीमा पार करते हुए देखा जा सकता है और भारत दूसरे देशों को बेचता है या दूसरे देशों से खरीदता है, तो उसे हम दृश्य मदों के अंदर काउंट करते हैं। सेवाओं का निर्यात या आयात, कोई ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे बैंक की सर्विसेज हो गई, जैसे इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज हो गई, जैसे सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हो गई, जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर, वर्कर्स, इनकी जो सर्विसेज हो गई, ये सीमा पार करते हुए देखा नहीं जा सकता है, तो इनको हम लोग सेवाओं के आयात और निर्यात यानी कि दूसरे घटक के अंदर रखते हैं। एक पक्षीय हस्तांतरण, अगर कोई भी ऐसा हस्तांतरण है जो 2 तरफा नहीं है, जैसे कि चैरिटी दे देना, जैसे कि किसी की मदद कर देना, जैसे कि उपहार दे देना एक दूसरे देशों के बीच में, जैसे गवर्नमेंट, मान लो इंडिया के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में गए तो कुछ उपहार लेकर जाएंगे, यार उस उपहार के बदले में थोड़ी ना कुछ ना मांगेंगे, तो वो क्या, एक पक्षीय हस्तांतरण। क्या चीज है, एक पक्षीय हस्तांतरण, इसके अंदर आ जाता है। पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान, इसके अंदर उन चीजों को शामिल किया जाता है जो हमारे देश के अंदर संपत्ति के अंदर और हमारी लेनदारी देनदारी के अंदर परिवर्तन लेके आती है, जैसे ऋण देना, ऋण लेना, अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना या फिर खरीदना, ठीक है, निवेश करना एक दूसरे देशों के बीच में, या फिर संपत्ति को खरीद बेच करना, ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाता है पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान के अंदर आ जाता है। तो टोटल क्वेश्चन आ जाता है भुगतान शेष खाते के कितने घटक है, जवाब देना है भुगतान शेष खाते के 4 घटक है। पहला दृश्य मदे या फिर वस्तुओं का आयात निर्यात, दूसरा अदृश्य मदे जिसे हम सेवाओं का आयात निर्यात, तीसरा एक पक्षीय हस्तांतरण और चौथा पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान। अब आ जाते हैं दृश्य और अदृश्य मदों में क्या अंतर होता है। कुल मिलाकर ये हमसे क्या पूछ रहा है मैं आपको बताता हूँ। वो हमसे पूछ रहा है वस्तुओं के निर्यात आयात, इसे दृश्य मदे कहते हैं, इसे अदृश्य मदे, इन दोनों के बीच में वो हमसे अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए भुगतान शेष खाते के
दृश्य और अदृश्य मदों के बीच में क्या अंतर होता है। पहला, दृश्य मदें क्या होती हैं, जिन्हें हम देश की सीमा पार करते हुए देख सकते हैं। अगर इंडिया की गवर्नमेंट फर्नीचर बेच रही है या खरीद रही है, कपड़े बेच रही है या खरीद रही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रही है खरीद रही है, तो आप देख सकते हो। वहीं पर जो अदृश्य मदें हैं उन्हें सीमा पार करते हुए नहीं देख सकता। भारत बहुत सारी सर्विसेज जैसे इंस्टाग्राम की सर्विसेज, व्हाट्सएप की सर्विसेज, या फिर क्या नाम है, कंप्यूटर जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें जितनी भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं लगभग सारे विदेश की है। तो जब हम ये सारी चीजें यूज करते हैं तो क्या ये देश में आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सैटेलाइट चीजें होती हैं। तो जो सेवाएं होती हैं उन्हें हम देश की सीमा पार करते हुए देख नहीं सकते। तो दृश्य और अदृश्य मदों में पहला उदाहरण समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिखा है जैसे मशीन, पटसन, चाय, वस्त्र, जूते, ये सारी बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, ये अदृश्य मदों में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद भुगतान शेष खाते में दृश्य मदों को दृश्य मदों के आयात निर्यात, यानी दृश्य मदों में जो आयात निर्यात का अंतर होता है उसे हम लोग दृश्य व्यापार शेष कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग अदृश्य व्यापार शेष कहते हैं। थोड़ा सा गलत लिखा है, अदृश्य सही से लिख लेना, अदृश्य व्यापार शेष कहते हैं। दृश्य मदों के आयात और निर्यात में जो अंतर आता है उसे दृश्य व्यापार शेष, और अदृश्य मदों के आयात और निर्यात में जो अंतर आता है उसे हम लोग अदृश्य व्यापार शेष के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा व्यापार शेष, जिसे हम लोग बीओटी कहते हैं यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, तथा भुगतान शेष जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दोनों के बीच में अंतर बताना है। देखो, अगर आपको इसका अंतर समझना तो एक बार आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझोगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो पहला आइटम है इसको हम लोग कहते हैं बीओटी। क्या कहते हैं? बीओटी, यानी कि व्यापार शेष, इसी को कहते हैं। मान लो व्यापार शेष का मतलब क्या है, यहां पर आ रहा है 8,000 और यहां पर आ रहा है 10,000। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 2,000। इसे हम लोग कहते हैं व्यापार शेष। एक होता है भुगतान शेष, ये जो पूरा अकाउंट होता है, ये पूरा अकाउंट अपने आप में क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो कुल मिलाकर ये है कि देखो बीओटी के अंदर सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात आता है, वस्तुओं का, जबकि बीओपी के अंदर वस्तुओं का भी आता है और सेवाओं का भी आता है। देखो बीओटी के अंदर सिर्फ ये पहला कंपोनेंट आता है, इसमें एक पक्षीय हस्तांतरण नहीं आता, लेकिन बीओपी के अंदर तो एक पक्षीय हस्तांतरण भी आता है। ठीक है, बीओटी के अंदर ये वाली चीज नहीं आती, पूंजीगत प्राप्ति भुगतान, लेकिन बीओपी के अंदर जो है ये पूरा आता है, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान भी आता है। कुल मिलाकर बात ये है कि जैसे डिफरेंस ये पूछ रहा है, देखो ये जो बीओटी है ना, ये जो बीओपी है, ये पूरा एक अकाउंट होता है, भुगतान शेष खाता इसको कहते हैं, पूरे अकाउंट को। इसका एक छोटा सा पार्ट है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, इन दोनों के। तो कितना सिंपल डिफरेंस है, देखो हम ऐसे बोल देते हैं व्यापार शेष, इसे बीओटी को व्यापार शेष कहते हैं। व्यापार शेष में सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात, जबकि भुगतान शेष में वस्तु और सेवाओं दोनों का आ जाता है। जबकि व्यापार शेष के अंदर एक पक्षीय हस्तांतरण नहीं आता, भुगतान शेष में आता है। व्यापार शेष में पूंजीगत प्राप्ति भुगतान नहीं आता, लेकिन भुगतान शेष में आता है। भाई व्यापार शेष भुगतान शेष का एक छोटा सा पार्ट है। तो भुगतान शेष की जो अवधारणा है वो बहुत बड़ी है, और व्यापार शेष की जो अवधारणा है वो कैसी है? छोटी है। अब ध्यान से समझो, अगर व्यापार शेष में घाटा आ गया तो आप उसे भुगतान शेष में यहां से पूरा कर सकते हो, लेकिन इस पूरे अकाउंट में अगर घाटा आ गया तो आप उसे यहां से पूरा नहीं कर सकते हो। तो देखो यही डिफरेंस हमसे पूछा गया है। ठीक है, यह है भुगतान शेष और यह है व्यापार शेष। सबसे पहले व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य मदें आती है, इसके अंदर ये पूरा एक विवरण होता है, इसमें दृश्य अदृश्य सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं घटक, इसका सिर्फ दृश्य मदें हैं, और इसके घटक पे आ जाओगे तो दृश्य मदें, अदृश्य मदें, एक पक्षीय हस्तांतरण और पूंजीगत हस्तांतरण सब आता है। भाई ये पूरा अकाउंट है और इस अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, पूंजीगत सौदे इसमें नहीं है, इसमें पूंजीगत सौदे नहीं आते, इसमें आते हैं पूंजीगत सौदे। क्लियर। समाधान, अगर इसमें घाटा आ गया तो इससे पूरा हो सकता है, लेकिन अगर इसमें घाटा आ गया तो इससे पूरा नहीं हो सकता। तो व्यापार शेष और भुगतान शेष में डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से करना। एक आता है अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार शेष। अनुकूल और प्रतिकूल, देखो व्यापार शेष मैंने आपको बताया था, इसमें आता है आयात और दूसरा क्या आता है? निर्यात। देखो अगर ये दोनों बराबर हैं, किसी देश का आयात और निर्यात दोनों बराबर हैं, पहले तो बताओ अनुकूल प्रतिकूल। व्यापार शेष में क्या आता है? व्यापार शेष में दृश्य मदों का आयात और निर्यात आता है, सिर्फ आयात और निर्यात। अगर आयात और निर्यात बराबर है तो इसे कहते हैं संतुलित व्यापार शेष। अगर देश के अंदर
आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिकूल व्यापार शेष। और देश के अंदर अगर आयात कम है और निर्यात ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनुकूल व्यापार शेष। अनुकूल व्यापार शेष क्या होता है? जब निर्यात का मूल्य ज़्यादा होता है और आयात का कम होता है। प्रतिकूल कब होता है? जब निर्यातों का मूल्य कम होता है और आयात का मूल्य हमारा ज़्यादा हो जाता है। क्लियर होती है बात? उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चालू खाता और पूंजी खाते में डिफरेंस बताइए। अब आ जाता है क्वेश्चन चालू खाता और पूंजी खाता। देखो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, संरचना समझ में आ जाएगी भुगतान शेष खाते की, तो ये चैप्टर 80% समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि चालू खाता और पूंजी खाते में क्या डिफरेंस है। तो एक बार मैं आपको भुगतान शेष खाते की संरचना पे फिर से लेके चलता हूँ ताकि इस सवाल का जवाब दे सकूँ। देखो भुगतान शेष खाते के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल कितने घटक हैं हमारे? टोटल हमारे सामने 4 घटक हैं। भुगतान शेष खाते में टोटल 4 घटक हैं। इन 4 में से ये जो शुरू के 3 अकाउंट है, मतलब शुरू के 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट बोले तो ये जो शुरू की 3 चीजें हैं, ये भुगतान शेष खाते के चालू खाते में आती है। ठीक है, भुगतान शेष खाते किस में आती है? चालू खाता। भुगतान शेष खाते के चालू खाते में भुगतान शेष खाता अपने आप में एक अकाउंट है। इस अकाउंट को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शुरू की 3 चीजों को चालू खाता और ये जो लास्ट वाली है इसको हम लोग पूंजी खाते में शामिल करते हैं। क्लियर होती है बात? तो भुगतान शेष खाते को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात देखो, चालू खाता जो है ना, चालू खाता ये परवाह प्रकृति का है। परवाह मतलब आयात निर्यात चलता रहता है देश के अंदर, ठीक है, सेवाओं का आयात निर्यात चलता रहता है, पूंजी एक पक्षीय हस्तांतरण चलता रहता है, यानी ये साल में कभी भी रुकते नहीं है, ये चलते रहते हैं। लेकिन भारत सरकार क्या डेली लोन लेता है? क्या भारत सरकार अपने शेयर्स को डेली बेच देता है? क्या भारत सरकार अपनी संपत्ति को डेली बेचता है? यानी ये ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार किए जाते हैं। तो ये स्टॉक प्रवृत्ति का है और ये प्रवाह प्रकृति का है। क्लियर हुआ? इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो चलता रहता है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है उसमें ठहराव होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जब घाटा आता है, इस खाते में जब घाटा आता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए हम इस वाले अकाउंट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, चालू खाते में शुरू की 3 चीजें और पूंजी खाते में आता है। तो एक बार यहां से आप डिफरेंस सही से समझ में आएगा, वहां से पढ़ते हैं। ये देखो, चालू खाता और पूंजी खाता में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सबसे पहला चालू खाता। चालू खाते में देश की आय के वर्तमान स्तर में परिवर्तन लाते हैं। देखो ये किस में परिवर्तन को दिखाता है? ये हमारी आय में परिवर्तन को दिखाता है। और जबकि ये जो होता है ये पूंजीगत स्टॉक यानी कि संपत्ति, देनदारी, लेनदारी, उसमें परिवर्तन दिखाता है। ये आय में परिवर्तन दिखाता है, भाई कितना आयात हो रहा है, कितना आयात है, निर्यात है, तो इससे आय में परिवर्तन दिखता है। इससे हमें हमारे पूंजी में आने वाले यानी संपत्ति कितनी जा रही है, संपत्ति कितनी आ रही है, ऋण कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसमें अवधारणा। ये प्रवाह अवधारणा का है और ये किस अवधारणा का है? स्टॉक में परिवर्तन अवधारणा है, स्टॉक अवधारणा है ये। ठीक है, घटक इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, एक पक्षीय हस्तांतरण। और इसके घटक क्या है? इसका घटक है पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। तो पूंजीगत प्राप्ति भुगतान में क्या क्या आता है? इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो निवेश वो लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, ऋण लेना या देना, बैंकिंग पूंजी सौदे, पत्राधार निवेश, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की जाती है। अब आते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इससे हमारा राष्ट्रीय आय सीधा प्रभावित होता है, आय से, क्या नाम है, आयात से, निर्यात से, इन सब चीजों से। इससे हमारा राष्ट्रीय आय सीधा प्रभावित नहीं होता क्योंकि हमारी संपत्ति जा रही है, आ रही है, ऋण आ रहा है, जा रहा है। तो ये इसका जो प्रभाव है वो इनडायरेक्टली हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भाई ऋण ज्यादा लेंगे, उससे हम कुछ काम करेंगे तो प्रोडक्शन होगा तो आय बढ़ेगी। ठीक है, ऋण से थोड़ी ना आए, ऋण हमारी आय का पार्ट नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय के अंदर ये जो है, जो पूंजीगत खाते हैं वो सीधा प्रभाव नहीं डालता और ये जो है चालू खाता ये सीधा प्रभाव डालता है। तो भुगतान शेष खाते के चालू खाता और पूंजी खाते में क्या अंतर होता है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगले नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, स्वायत्त मदों और समायोजन मदों में क्या डिफरेंस होता है? स्वायत्त मदों और समायोजन मदों में क्या डिफरेंस? अब मैं इसका आंसर भी आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से दूंगा, तब आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। देखो ये हमारा भुगतान शेष खाता है, ठीक है, हमें बताना है स्वायत्त मदों और समायोजन मदों में क्या अंतर होता है। देखो
अब कोई बंदा इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़ रहा ना तो उसको पता भी नहीं होगा कि भुगतान शेष खाता क्या होता है। वो तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने आपको बताया कि एक भुगतान शेष खाते नाम की चीज़ होती है जिसमें सरकार दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश के लोग जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। इसे हम लोग भुगतान शेष खाता कहते हैं। अदरवाइज कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है तो उसको थोड़ा सा पता भी नहीं होगा कि यार भुगतान शेष खाता नाम की कोई चीज़ होती है। अब देखो, कोई मान के चलो हमारे देश का व्यापारी है, हमारे देश के भुगतान शेष खाते की हालत ना भी थोड़ी ख़राब चल रही है। रीज़न ये है कि हमारा देश ना आयात बहुत ज़्यादा कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है। जब आयात ज़्यादा करोगे तो आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी और आपके रुपये की वैल्यू लगातार डाउन होगी। तो मैंने किसी व्यापारी से बोला, हमारे इंडिया का कोई व्यापारी था और वो चाइना से सामान मंगाकर इंडिया में बेचता था, यानी वो आयात करता था। तो मैंने जब बोला कि यार हमारे देश का ना भुगतान शेष खाता थोड़ा ख़राब चल रहा है, आप ना आयात मत करो। क्या करेगा? मेरे दो चांटे रखेगा। क्या बोलेगा कि भाई मैं तेरे भुगतान शेष खाता जो मैं जानता भी नहीं क्या होता उसके लिए मैं अपना आयात रोक दूं, उसके लिए मैं अपना प्रॉफिट कम कर लूं। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भुगतान शेष फायदे में जा रहा है या घाटे में जा रहा है। भाई इससे फायदा पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है सिर्फ हमारी सरकार को कि हमारा भुगतान शेष घाटे में जा रहा है। क्योंकि अगर हमारा भुगतान शेष घाटे में जाएगा तो हमारे मुद्रा की वैल्यू डाउन होगी, हमें विदेशी मुद्रा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसको अरेंज करने का और ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है। क्लियर है? तो याद रखना, भुगतान शेष खाते में लोग आयात निर्यात करते टाइम भुगतान शेष की कोई परवाह नहीं करते, सेवाओं का आयात निर्यात करते टाइम कोई परवाह नहीं करते, विदेशी हस्तांतरण करते टाइम कोई परवाह नहीं करते। यहां तक कि आम जनता या फिर जो देश की कंपनियां हैं, देश की फैक्ट्रियां हैं, देश के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनको पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर बात यह है कि चालू क्या नाम है, अभी हमने समायोजन मदे और स्वायत्त मदे, तो स्वायत्त मदों के अंदर जब हम डील करते हैं, आम जनता डील करती है या कंपनी वाला जब स्वायत्त मदों में डील करता है तो उसका पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना। वो इस बारे में नहीं सोचता कि हमारा भुगतान शेष खाता घाटे में जा रहा है या फायदे में जा रहा है। जब साल एंड होता है, साल एंड होने के बाद जब हमारा भुगतान शेष खाता घाटे में चला जाता है, हमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा उधार लेना पड़ता है, तब सरकार क्या करती है, उसे ठीक करने के लिए संपत्ति को बेच देती है या दूसरे देशों से ऋण लेती है या अपनी मुद्रा की वैल्यू को और डाउन करती है और उस सिचुएशन को ठीक करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं समायोजन मदे। तो स्वायत्त मदों में डील लाभ को बढ़ाने के लिए किया जाता है और आम जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि जो हमारा समायोजन मद है उसके अंदर डील सिर्फ सरकार करती है और ये डील सिर्फ पूंजीगत खाते से ही किया जा सकता है, इससे नहीं किया जा सकता। तो आप याद रखना, जो समायोजन मदों की डील है वो चारों में से किसी से भी हो सकता है, लेकिन समायोजन कह रहा हूं, स्वायत्त मदों की जो डील है वो चारों में से किसी से भी हो सकता है, लेकिन समायोजन मदों की जो डील है वो सिर्फ इसी अकाउंट से हो सकता है। तो अब मैं आपको डिफरेंस वहां जाके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, तब अच्छे से और समझ में आएगा। यह आ गया हमारा स्वायत्त मदे और समायोजन मदे। स्वायत्त मदों के अंदर डील किस लिए होता है? आर्थिक उद्देश्य यानी कि लाभ कमाने के लिए, अधिकतम लाभ के उद्देश्य से होता है। जबकि समायोजन मदों के अंदर डील आर्थिक संतुलन लाने के लिए किया जाता है भुगतान शेष के अंदर, ठीक है। उसका बीओपी खाते पर प्रभाव स्थिति से स्वतंत्र होता है, यानी कि जब हम स्वायत्त मदों में डील करते हैं तो लाभ कमाने के लिए किया जाता है, चाहे कंपनी करे, लोग करे, लोगों को कोई परवाह नहीं होती, यानी ये भुगतान शेष की परवाह नहीं करते। लेकिन ये वाली जो डील है ये सरकार द्वारा इसलिए की जाती है ताकि भुगतान शेष को संतुलन में लाया जा सके। अच्छा, स्वायत्त मदों में डील चालू और पूंजी खाते यानी हर मद से की जा सकती है, लेकिन समायोजन मद की डील सिर्फ चालू खाते से ही की जाती है। इसका एक और नाम है रेखा से ऊपर की मदे, इसका एक और नाम है रेखा से नीचे की मदे। ये भाई डिफरेंस है स्वायत्त और समायोजन मद। भाई अगर मैं किसी चीज में डील कर रहा हूं, मैं मेरा सामान मान के चलो चाइना से मैं कोई सामान मंगवा रहा हूं, तो मैं किसका डीलर हूं? मैं समायोजन मद से डील कर रहा हूं या स्वायत्त मदों से? मैं स्वायत्त मदों से डील कर रहा हूं, क्योंकि मैं लाभ कमाने के उद्देश्य से आयात निर्यात कर रहा हूं और कोई मुझे मना करेगा तो मैं रुकूंगा? यानी देश की जनता, देश की कंपनियां, जो भी लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोई भी डीलिंग कर रहे हैं तो वो स्वायत्त मदों के अंदर काउंट होता है। और जो सरकार है उसे ठीक करने के लिए, अगर भुगतान शेष में संतुलन आ गया, उसे ठीक करने के लिए कोई डीलिंग कर रही है तो वो समायोजन मदों के अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला, भुगतान शेष खाते में असंतुलन के कारण। बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है कि भुगतान शेष खाते में असंतुलन के क्या क्या कारण होते हैं।
देखो, हर देश का जो भुगतान शेष खाता है उसके असंतुलन होने के अलग अलग कारण होते हैं। भारत का जो भुगतान शेष खाता है उसके असंतुलन में क्या है? उसके असंतुलन में लेनदारी, जो हमारी लेनदारी है वो कम है और हमारी देनदारी कैसी है? ज़्यादा है। इसका मतलब भारत के अंदर जो भुगतान शेष खाता नेगेटिव है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे आयात ज़्यादा हैं, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, और हमारे निर्यात बहुत कम है। ठीक है, हम पूंजीगत प्राप्तियां ज़्यादा कर ले रहे हैं, पूंजीगत भुगतान हम लोग कम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का भुगतान शेष असंतुलन में है। अच्छा, भारत का भुगतान शेष संतुलन में कब आ सकता है? देखो, हम ना मेनली जो हमारा भुगतान शेष खाता असंतुलन में है वो इसलिए है क्योंकि हम वस्तु का आयात ज़्यादा कर रहे हैं और वस्तु का निर्यात कम कर रहे हैं। सेम हम सेवा का आयात कम कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं और सेवा का निर्यात कम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर भारत के भुगतान शेष खाते को ठीक करना है ना, तो जो वस्तु और सेवा है उसका निर्यात हमें बढ़ाना पड़ेगा किसी तरीके से और आयात कम करना पड़ेगा। तो इसके क्या क्या तरीके हैं? भुगतान शेष में असंतुलन दूर करने के क्या क्या रीजन है? तो यहाँ पर कुछ रीजन बताए गए, इसको 3 भागों में बांटा गया वैसे, एक आर्थिक कारण, एक राजनीतिक कारण और एक सामाजिक। आर्थिक कारण में क्या है कि भारत का निर्यात और आयात असंतुलन में है, भारत का आयात बहुत ज़्यादा है। भारत क्योंकि एक विकासशील देश है तो विकास करने के लिए हमें बहुत सारे संसाधन आयात करने पड़ रहे हैं, इसलिए भारत का हाल ही के कुछ सालों में आयात बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से भारत का आयात निर्यात डिसबैलेंस हो गया, भारत का आयात ज़्यादा हो गया और भुगतान शेष खाता नेगेटिव जा रहा है। ऊंची घरेलू कीमत, भारत के अंदर बहुत सारी जो पूंजीगत वस्तु है उसके रेट बहुत हाई है, जिसकी वजह से वो विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है और हमारा आयात बढ़ता जा रहा है। चक्रीय उतार चढ़ाव, महंगाई, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी मंदी हो जाता है, इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारा भुगतान शेष खाता असंतुलन में जा रहा है। पूर्ति के नए स्रोतों की वजह से बेहतर स्थानापन उपलब्ध हो रहा है विदेशों के अंदर, हमारी उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से भारत का आयात बढ़ रहा है, निर्यात कम हो रहा है, जिससे भारत का भुगतान शेष खाता किस में जा रहा है? घाटे में जा रहा है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण में अगर कोई ऐसा देश है जहां पर राजनीतिक उथल पुथल चलती रहती है, देश में दंगे रहते हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे देश के अंदर ना विदेश की कोई भी कंपनी पैसा लगाना पसंद नहीं करती और ऐसे देशों से लोग ज़्यादा क्या करते हैं? आर्थिक लेन देन करना भी पसंद नहीं करते। तो अगर देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, सरकार टिक नहीं रही, लोग जनता सरकार को बार बार चेंज कर दे रही है, या फिर कुछ इस तरीके के हो रहा है, देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, तो ऐसे देश से लोग डील करना ज़्यादा पसंद नहीं करते और उसके आयात निर्यात में जो है हमें अंतर देखने के लिए मिलता है। इसका लाइव एग्जाम्पल आप पाकिस्तान को देख सकते हो। गवर्नमेंट सही से नहीं टिक पाती है, ठीक है, गवर्नमेंट बार बार वहाँ की गिर जाती है, इसलिए कोई भी देश वहाँ से ज़्यादा डीलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, कोई विदेशी कंपनी जल्दी वहाँ पर आना पसंद भी नहीं करती है। इसके अलावा सामाजिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण में जैसे फैशन, अभिरुचि, प्राथमिकता में अचानक चेंज हो जाना या ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का मांग बढ़ जाना जो भारतीय बाजारों में उपलब्ध नहीं है, विदेशी बाजारों में उपलब्ध है, तो इस वजह से भी हमारा आयात तेजी से बढ़ता है, निर्यात कम होता है और हमारा भुगतान शेष खाता जो है वो असंतुलित हो जाता है। भुगतान शेष खाता असंतुलित होने के 3 कारण है। आर्थिक कारण में क्या क्या आता है, राजनीतिक कारण और फिर सामाजिक कारण। एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है, भुगतान शेष खाते में जो असंतुलन आता है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, भारत का जो भुगतान शेष खाता असंतुलन में वो इस वजह से है क्योंकि भारत का निर्यात कम है और आयात ज्यादा है। तो इंडिया को तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि निर्यात कम हो जाए और आयात कम हो जाए और निर्यात बढ़ने लग जाए, तो हम संतुलन में आ जाएंगे। 2 तरीके, या तो निर्यात को क्या करो, बहुत तेजी से बढ़ाओ, या फिर आयात को कम करो। यही तरीका है, निर्यात को बढ़ाना, आयात प्रतिस्थापन, जो सामान मंगवा रहे हो अपने देश में, अपनी घरेलू मुद्रा की वैल्यू को कम करो ताकि तुम्हारा सामान सस्ता हो जाए, लोग तुम्हारे से खरीदे, तुम्हारा निर्यात बढ़े, और बढ़ती कीमत जो देश के अंदर है उसको कम करो ताकि दूसरों देशों से मुकाबले हम अपने देश का सामान ही प्रीफर करने लग जाए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर था, भुगतान शेष खाता, यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अगली क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर फॉरेन रिजर्व वाला, विदेशी विनिमय वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में चैप्टर यहीं पर हमारा ओवर होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट भी करके बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी आपसे बच्चों को। मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर।